वो कहते हैं ना, बुढ़ापे में आकर एक साथी की बहुत जरूरत होती है। पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति कितना अधूरा हो जाता है, इसका बुढ़ापे में एहसास होता है। माँ के जाने के बाद तो बाबूजी की भी जिजीविषा समाप्त हो गई थी, इसलिए वे भी जल्दी ही हमें छोड़कर चले गए। जब तक माँ बाबूजी थे मैं मायके कभी भी चली जाती थी, किंतु बाद में पता नहीं क्यों एक लक्ष्मण रेखा सी खींच गई। 1 साल हो गया था मुझे मायके गए, यहाँ तक कि रक्षा बंधन पर मैंने राखी भेज दी थी। पर इस बार भैया के बहुत आग्रह पर मैंने छुट्टियों में मायके रहने का 2 दिन का छोटा सा प्रोग्राम बनाया। पूरे रास्ते ट्रेन की गति और मेरे ख्यालों की गति जुगलबंदी कर रहे थे। बाबूजी की बरसी के बाद पहली बार मायके जा रही थी। सबका व्यवहार कैसा होगा, यही सोचकर हृदय बैठा जा रहा था। जब से बाबूजी ने अपनी वसीयत में भैया के साथ मेरा नाम भी जोड़ दिया था, तब से भाभी का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया था। रिश्तों में एक अजीब सी दरार आ गई थी। भाई बहन का प्यार वसीयत की बलि चढ़ गया था। अरे बेटियां अपने मायके सिर्फ अपने माता पिता भाई भाभी का स्नेह लेने के लालच में मायके आती है। उन्हें सिर्फ यही लालच होता है कि उनके मायके के द्वार उनके लिए सदा खुले रहे। यही सोचते सोचते मैं अपने गंतव्य पर पहुंच गई थी। भैया स्टेशन पर मुझे लेने आए थे। स्टेशन से घर तक सिर्फ भैया ने 2 वाक्य बोले थे, कैसे हो छोटी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, बस। उसके बाद तो भैया ने जैसे मौन व्रत रख लिया था। घर पहुंचकर भाभी ने जिस तरह से दरवाजा खोला, उनके व्यवहार से मन में कुछ दरक सा गया। घर में चारों तरफ माँ बाबूजी की यादें बसी थी और हर कोने में मेरा बचपन खेल रहा था। वो बचपन जिसे मैं सहेजना चाहती थी, फिर से जीना चाहती थी, जिसके लिए मैं मायके आई थी। हर बेटी की तरह मुझे भी मेरा मायका जान से ज्यादा कीमती था। वो 2 दिन मुझे अपनों के बीच परायों जैसा लगा था। आंखें बार बार छलकने को बेचैन थी। रात को खाने की टेबल पर मैंने कमरे में पसरे मौन को तोड़ते हुए बोला, भैया कुछ बात करनी है। बोल छोटी। वो बाबूजी की वसीयत के विषय में। देख छोटी, इस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी, इसके अतिरिक्त कुछ और कहना हो तो बोलो, कहकर भैया उठकर अपने कमरे में चले गए। स्नेहा तुम सिर्फ 2 दिनों के लिए अपने मायके आई हो, आराम से रहो, भाभी कहकर टेबल से सामान उठाने लगी। सिर्फ 2 दिन, भाभी के कहे ये शब्द मेरे कानों में अशीसा घोल रहे थे। मैं बिना किसी कसूर के अपने मायके में मुजरिमों के कटघरे में खड़ी थी, जिसकी सुनवाई होनी नामुमकिन सी थी। जिस घर में मैं पली बड़ी, वो घर मेरा मायका अब पराया सा प्रतीत हो रहा था। जैसे तैसे 2 दिन गुजार के अपने घर वापस आ गई। अपने घर वापस पहुंचते ही भाभी का फोन आया। स्नेहा ठीक से पहुंच गई तुम, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वे थोड़ा हिचक कर बोली। हाँ भाभी पहुंच गई, मैंने रुंधी आवाज में बोला। स्नेहा ये लिफाफा तुम टेबल पर छोड़ गई थी? वे फिर हिचकते हुई बोली। भाभी छोड़ नहीं गई थी, रख कर आई थी, आप लोगों के लिए। स्नेहा तुमने ये क्यों किया? भाभी मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। यही बात तो मैं आप दोनों से करना चाहती थी, पर ये तो आपकी ही अमानत थी, वापस तो मुझे देनी थी। बाबूजी ने अपनी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दिया, ये उनका फर्ज था और उस हिस्से को जिसका हक था, मैंने उसे वापस करके अपना फर्ज निभाया। भाभी मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आपका लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए और वो अपनापन चाहिए जिसके लिए बेटियां अपने मायके आती हैं। मायका एक बेटी के लिए उसका अस्तित्व होती हैं। उससे दूर होने की जो पीड़ा होती है वो बहुत असहनीय होती है। मेरा मायका वसीयत की बलि चढ़ रहा था भाभी। ऐसी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँगी भाभी, जो मुझे मेरे मायके से दूर कर दे, मेरे भाई को मुझसे दूर कर दे। मेरे लिए ये पपेर बोझ थे। मैं तो पहले ही आपको देना चाहती थी, किंतु मायके के रास्ते जाने पर कदम थम जाते थे। भाभी मुझे कभी भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं रहा, मुझे तो सिर्फ मेरे मायके का लालच था। मुझे तो सिर्फ मेरा मायका चाहिए, कहकर मेरी आवाज मेरे गले में अटक गई। छोटी तू कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। तेरी बातों ने तो मुझे बौना कर दिया।
हम तो स्वार्थ और गलतफहमी की आग में अपने रिश्ते स्वाह कर रहे थे। मुझे माफ कर दे छोटी। तेरा मायका तेरा था और तेरा ही रहेगा। दूसरी तरफ से भैया की आवाज सुनकर अब तक आंखों में रुके मेरे आंसू अविरल बहने लगे। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूँ ये कहानी आपके दिल को छू गई है।